कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल से, जहां एक आदमी पागलों की तरह भाग रहा होता है, जैसे उसे उम्मीद हो कि शायद कहीं से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। अचानक उसके सामने एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं। और उसी बोर्ड पर एक नंबर भी लिखा होता है 108। यह देखकर आदमी घबरा जाता है और भी तेज भागने लगता है, लेकिन चाहे जितना भी वह भागता है, बार बार उसी जगह लौट आता है जहां से उसने दौड़ शुरू की थी। इतने में अंधेरा छाने लगता है। सारे परिंदे जंगल से उड़कर कहीं और चले जाते हैं। जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा और खौफ फैल जाता है। डरा हुआ आदमी एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन शाखा टूटने से वह नीचे गिर पड़ता है। गिरने से उसे गहरी चोटें लगती हैं और वह हिल भी नहीं पाता। अचानक जमीन हिलने लगती है और अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। ये सुनकर उसकी सांसें थम सी जाती हैं कि तभी किसी का हाथ उसे जोर से पकड़कर अंधेरे में खींच लेता है। हमें यह नहीं दिखता कि वह किसका हाथ है। इस घटना के बाद कहानी बदलती है। अब हमें एक लड़की दिखाई देती है, उसका नाम मीना है। वो एक बर्ड जू शॉप में काम करती है। एक दिन दुकान का मालिक उसे एक गोल्डन पैरट देने के लिए कहता है और बताता है कि सफर लंबा होगा। मीना अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है और सफर पर निकल पड़ती है। रास्ता उसी जंगल से होकर गुजरता है। रास्ते में उसे कई मिसिंग पीपल के पोस्टर दिखाई देते हैं, लेकिन वह ध्यान नहीं देती। जब मीना जंगल के बीच पहुंचती है तो उसका गूगल मैप्स बंद हो जाता है और रेडियो भी अचानक खराब हो जाता है। असल में यही वही जगह थी जहां वह आदमी भी भागकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मीना हैरान परेशान होकर गाड़ी से बाहर निकलती है और उसे भी वही बोर्ड दिखता है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। गाड़ी खराब हो जाने की वजह से वह तोते को उठाकर मदद ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन जंगल में कोई नहीं होता। डरी हुई मीना वापस गाड़ी की तरफ लौटती है तो देखती है कि गाड़ी वहां से गायब हो चुकी है। उसे लगता है शायद वह रास्ता भटक गई है, क्योंकि जंगल का हर कोना एक जैसा ही दिख रहा था। इतने में जमीन फिर से हिलने लगती है और सारे परिंदे अचानक उड़ जाते हैं। धीरे धीरे फिर से रात होने लगती है। मीना को लगता है जैसे कोई और भी वहां मौजूद है और अचानक उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वह औरत मीना को इशारे से बुलाती है और उसका पीछा करते करते मीना जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी कमरे तक पहुंच जाती है। बूढ़ी औरत दरवाजा खोलकर कहती है, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो अंदर आ जाओ। मीना डरते डरते भागकर अंदर चली जाती है। वहां वह बूढ़ी औरत के साथ दो और अजनबी लोगों को देखती है। वे अपना नाम बताते हैं, मैडलिन, कियारा और डेनियल। बूढ़ी औरत घबराकर मीना से कहती है, जल्दी शीशे के सामने खड़ी हो जाओ, वे देखने आ रहे हैं। इतने में शीशे के पीछे से अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं, जिन्हें सुनकर मीना की सांसें थम जाती हैं। मीना पूछती है, ये कैसी आवाज है? बूढ़ी औरत कहती है, वो तुम्हारे आने से बहुत खुश हैं। मीना समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। रात भर वही सोचती रहती है कि कब सुबह होगी और वह यहाँ से निकल पाएगी। सुबह होते ही मीना अपने कमरे की तरफ भागती है, ये सोचकर कि कोई रोकेगा नहीं। पर चलते चलते थककर जब वह बैठती है तो किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा होता है। मीना डर जाती है। वो सामने मुड़ती है तो पाती है कि वह मैडलिन है। मैडलिन कहती है, तुम पहली नहीं हो जिसने यह कोशिश की, हम में से कई थककर हार मान चुके हैं। फिर मैडलिन उसे जंगल के चारों ओर लगे उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के साइन बोर्ड दिखाती है और बताती है कि ये हर आधे दिन के फासले पर कमरे के आसपास खड़े हैं। मीना पूछती है, ये किसने बनवाए? मैडलिन कहती है, एक प्रोफेसर ने। रात आई और फिर से वॉचर्स उन्हें देखने आ रहे थे। आज कियारा नाम की लड़की उनके सामने नाचती है, ये दिखाने के लिए कि वे क्या चाहते हैं। वहां रहना आसान नहीं था। रात को वॉचर्स के सामने टिके रहना और जिंदा रहने के लिए रोज जंगल से शिकार करना। एक दिन कियारा और मीना खाने की तलाश में जंगल में निकलते हैं। मीना पूछती है, क्या तुमने उन वॉचर्स को देखा? कियारा बताती है कि मैडलिन ने कहा था, जो भी उन्हें देखता है वह पागल हो जाता है। कियारा उसे एक गड्ढा दिखाती है और कहती है, वॉचर्स दिन में बाहर नहीं आ पाते, सूरज की रोशनी उनकी त्वचा को जला देती है। कियारा बताती है कि वह और उसका पति 5 महीने पहले यहाँ आए थे। उसका पति रास्ता ढूंढने निकला था, लेकिन 5 दिन से वापस नहीं लौटा। उसे उम्मीद है कि वह रास्ता ढूंढकर वापस आ जाएगा और वे यहाँ से निकल पाएंगे। रात होते होते कियारा और मीना कमरे के पास लौट आती हैं। मैडलिन कियारा को 3 नियम बताती है। पहला, रात में कभी शीशे की ओर अपनी पीठ मत करो। दूसरा, रात को दरवाजा मत खोलना। तीसरा, उन गड्ढों के पास मत जाना। मीना मैडलिन की बातों पर ज्यादा यकीन नहीं करती। अगले दिन वह डेनियल के साथ उसी गड्ढे के पास जाती है। मीना डेनियल से कहती है, मुझे लगता है ये सब मैडलिन की बनाई हुई बातें हैं। मैं उस गड्ढे में जाकर देखती हूँ, शायद हमें बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। डेनियल भी मान जाता है। वह भी जंगल में रहकर तंग आ चुका था और किसी तरह बाहर निकलना चाहता था। मीना रस्सी की मदद से गड्ढे में उतरती है। रस्सी पकड़े हुए डेनियल तैयार रहता है। अगर कोई खतरा हुआ तो वह जल्दी रस्सी खींचकर मीना को ऊपर खींच लेगा। जब मीना नीचे पहुंचती है तो उसे वहां लोगों की बहुत सी चीजें मिलती हैं। वे उन्हीं लोगों की थीं जो वॉचर्स के शिकार बन गए थे।
मीना उनमें से कुछ चीजें ऊपर भेज देती हैं, एक साइकिल और एक कैमरा भी। तभी मीना को एहसास होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब वह मुड़कर देखती है, जैसे ही मीना नीचे झुककर देखती है, एक हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन जैसे ही वह हाथ सूरज की रोशनी में आता है, वह अचानक झलकर राख हो जाता है। मीना घबराकर जोर से डेनियल को आवाज देती है। डेनियल फौरन उसे ऊपर खींच लेता है और दोनों किसी तरह अपने सेफ रूम तक पहुंच जाते हैं। अंदर आते ही मैडलिन गहरी नजरों से देखती है और पूछती है, ये सामान तुम्हें कहां से मिला? लेकिन डेनियल और मीना झूठ बोल देते हैं। जंगल से। मैडलिन चुप हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि उसे यकीन नहीं हुआ। उसे पता था कि यह सामान उसी गड्ढे से आया है। वह मीना से सख्त लहजे में पूछती है, तुमने उस गड्ढे में क्या देखा था? मीना हल्की कांपती आवाज में कहती है, कुछ भी नहीं। रात होते ही डैनियल जुगाड़ करके उस कैमरे को टीवी से जोड़ देता है ताकि वे उन रहस्यमयी वॉचर्स को देख सकें। लेकिन कई घंटे गुजर जाते हैं और स्क्रीन पर कुछ भी नजर नहीं आता। तभी अचानक दरवाजे पर धीमी सी दस्तक होती है। कियारा घबराकर कहती है, ये मेरा पति जॉन होगा। वह दरवाजा खोलने बढ़ती है, लेकिन मैडलाइन उसे कसकर रोक लेती है। नहीं, ये उनकी चाल है। वो तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहते हैं। इस रात कोई भी इंसान यहां तक नहीं पहुंच सकता, कियारा हताश होकर कहती है। लेकिन अगर वो सचमुच जॉन हुआ तो? मैडलिन गुस्से से फुसफुसाती है। उससे ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब सिर्फ तुम दोनों को पता हो। कियारा कांपते हाथों से दरवाजे के पार सवाल करती है, लेकिन बाहर खड़ा साया खामोश हो जाता है। इस खामोशी से सबको यकीन हो जाता है कि ये वॉचर्स ही हैं। अचानक वॉचर्स भड़क जा, वे कैमरा तोड़ देते हैं और फिर दीवार पर लगे बड़े आईने को ठोकने लगते हैं। आईने में गहरी दरारें पड़ने लगती हैं। मैडलिन दहशत में कहती है, अगर ये आईना पूरी तरह टूट गया तो हमारी मौत पक्की है। लेकिन मैडलिन अपनी सूझबूझ से सबको एक सीधी लाइन में खड़ा कर देती है। इससे वॉचर्स का गुस्सा कुछ कम हो जाता है। अगले दिन मैडलाइन वह सामान उठाकर फिर से उसी गड्ढे में फेंक देती है। वह मीना को समझाती है, अगर हमने रूल्स तोड़े तो हमारी जान हमेशा खतरे में रहेगी। लेकिन इसी बीच हालात और बिगड़ जाते हैं। डैनियल मैडलिन के साथ शिकार पर गया होता है। अचानक वह मैडलिन को रस्सियों से बांध देता है और ठंडी आवाज में कहता है, अब मैं इन रूल्स को नहीं मानूंगा। अब सब लोग मेरी बात मानेंगे। वह गुस्से में कमरे की ओर भागता है। कियारा उसके पीछे दौड़ पड़ती है, लेकिन मीना धीरे धीरे मैडलाइन की रस्सियां खोल देती है। रात ढल चुकी थी। डैनियल कमरे का दरवाजा कसकर बंद कर देता है। मैडलिन और मीना दरवाजा पीट पीट कर उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। मजबूरन दोनों घने पेड़ के नीचे छिप जाती हैं। तभी अचानक जंगल में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजती है। हवा ठंडी पड़ जाती है और फिर हमें पहली बार साफ साफ वॉचर्स की झलक दिखाई देती है। लंबे कद के, बेहद पतले, डरावने साए। वे हर रात इंसानों को ताकते थे। और इस बार जब उन्होंने देखा कि मैडलाइन और मीना कमरे में नहीं हैं, तो उनकी तलाश शुरू हो गई। उनकी निगाहें भूखी और खतरनाक थीं, जैसे वो किसी भी पल उन्हें ढूंढ कर खा जाने वाले हों। जैसे ही वे वहां से जाते हैं, मैडलाइन और मीना दोबारा से दरवाजा खटखटाती हैं और डेनियल से मिन्नतें करती हैं कि वह उन्हें अंदर आने दे। कुछ पल डेनियल हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार उसके दिल में रहम आ जाता है और वह दरवाजा खोल देता है। अंदर आते ही मैडलाइन घबराई हुई आवाज में कहती है, हमने बहुत सारे रूल्स तोड़ दिए हैं और मुझे लग रहा है कि अब वॉचर्स और भी ज्यादा गुस्से में हैं। वे सब शीशे के सामने खड़े ही होते हैं कि अचानक तेज आवाज के साथ दरवाजा हिलने लगता है। वॉचर्स दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। यह देखकर वे सब जल्दी से एक भारी भरकम टेबल दरवाजे के आगे लगा देते हैं, लेकिन जब बाद में वह टेबल हटाते हैं तो उसके नीचे रखा कपड़ा सरक जाता है और कपड़े के नीचे छिपा हुआ एक बेसमेंट का दरवाजा दिखाई देता है। वे सब जल्दी से नीचे उतर जाते हैं। नीचे पहुंचकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती। वहां सालों पुराना खाने पीने का सामान रखा था और कोने में एक पुराना कंप्यूटर भी पड़ा हुआ था। जिज्ञासा से मीना कंप्यूटर ऑन करती है। स्क्रीन पर कुछ वीडियो फाइल्स नजर आती हैं। जैसे ही वह पहली वीडियो खोलती है, प्रोफेसर का चेहरा सामने आता है। वह बता रहा था कि उसे इन क्रीचर्स के बारे में पहले से सब कुछ पता था। यही कारण था कि उसने यह बंकर बनाया था। प्रोफेसर कैमरे की तरफ देखते हुए कह रहा था, मैं लोगों को पैसों का लालच देकर यहाँ बुलाता था, उन्हें ऊपर कमरों में छोड़ देता था और वॉचर्स उन्हें निगल जाते थे। इसके बाद एक और वीडियो चलती है। कैमरा घूमता है और पिंजरे में बंद वही क्रीचर दिखाई देता है। प्रोफेसर कह रहा था, मैं इस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ क्योंकि ये बाकी से अलग है। मीना का दिल धड़क रहा था। वह जल्दी से आखिरी वीडियो चलाती है। उसमें प्रोफेसर बेहद थकी हुई आवाज में बोल रहा था, आज मैं खुद को और इस वॉचर को गोली मार दूंगा, शायद यही अंत है। फिर वीडियो में प्रोफेसर ऊपर जाता है।
और कुछ ही सेकंड बाद 2 गोलियों की आवाज गूंजती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सब समझ जाते हैं कि प्रोफेसर ने पहले उस वॉचर को और फिर खुद को खत्म कर लिया, लेकिन मरने से पहले उसने एक रास्ता बताया था। जब शाम को सारे परिंदे उड़ान भरें, तो जिस दिशा में वे जाएं, उसी दिशा में तुम्हें एक बोट मिलेगी। वह बोट यहाँ फंसे हुए लोगों के लिए छोड़ी गई है, और अगर कभी कोई यहाँ से बाहर निकल जाए तो मेरी यूनिवर्सिटी जाकर मेरा सारा डेटा डिलीट कर देना। उस रात सबके दिलों में एक अजीब सी उम्मीद जाग उठती है। यह सोचकर कि कल सुबह उनकी आखिरी सुबह होगी, वे थोड़ी राहत महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही अगली सुबह वे बंकर से ऊपर आते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वॉचर्स ने उनका सेफ रूम पूरी तरह तबाह कर दिया था। अब उन्हें साफ समझ आ चुका था, अगर आज ही यहाँ से नहीं निकले तो जरूर मर जाएंगे। प्रोफेसर ने बताया था कि शाम को जब परिंदे उड़ेंगे तभी उन्हें वो रास्ता मिलेगा, लेकिन उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था, इसलिए मीना अपने परिंदे को आजाद कर देती है। जिस दिशा में वो उड़ता है, सब उसी का पीछा करने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक कब्र नजर आती है। असल में ये फेरीज की कब्र थी। इंसानों ने उन्हें धोखे से यहाँ कैद कर दिया था ताकि वो यहीं मर जाएं। कुछ देर के सफर के बाद वो लोग आगे पहुंचते हैं और वहां उन्हें प्रोफेसर की बनाई हुई एक बोट मिलती है। सब उसमें बैठ जाते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि डेनियल उनके साथ नहीं है। असल में वो जॉन को बचाने की कोशिश कर रहा था। मीना और कियारा चिल्लाते हैं, डेनियल ये असली जॉन नहीं है। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। एक वॉचर उसे मार देता है और अगले ही पल दर्जनों वॉचर्स वहां पहुंच जाते हैं। मीना घबराकर पूछती है, क्या ये हमारा पीछा कर सकते हैं? मेडलाइन धीरे से कहती है, नहीं, ये जंगल से बाहर नहीं निकल सकते। किसी तरह वो सब वहां से बच निकलते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है, क्योंकि अब ये तीनों अलग अलग रास्तों पर बढ़ जाते हैं। मीना प्रोफेसर की बात याद करते हुए उसकी यूनिवर्सिटी पहुंचती है ताकि उसका सारा डेटा डिलीट कर सके। लेकिन डेटा मिटाने से पहले उसे एक टेप मिलती है। उसमें एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। हजारों साल पहले इंसान और फेरी साथ रहते थे। उनकी आपस में शादियां भी होती थीं और उनसे जो बच्चे पैदा होते थे उन्हें हाफलिंग्स कहा जाता था। इन हाफलिंग्स में एक अजीब शक्ति होती थी। वो किसी का भी रूप धारण कर सकते थे, यहां तक कि किसी मरे हुए इंसान का भी। इसी दौरान मीना को प्रोफेसर के कमरे में कुछ तस्वीरें मिलती हैं और जब वो उन्हें देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन तस्वीरों में प्रोफेसर के साथ जो लड़की खड़ी है वो कोई और नहीं बल्कि मेडलाइन है। मीना हैरान रह जाती है। अगर ये सच है तो मेडलाइन ने हमें ये सब क्यों नहीं बताया? अपने शक को दूर करने के लिए वो कियारा के पास जाती है और सब कुछ बता देती है। कियारा अविश्वास में पूछती है, तो फिर वो कौन थी जो हमारे साथ थी? मीना धीमी आवाज में जवाब देती है, अब मुझे सब समझ में आ रहा है। असली मेडलाइन तो सालों पहले कैंसर से मर चुकी थी। जब प्रोफेसर को पता चला कि जंगल में एक हाफलिंग है जो इंसानों की शक्ल ले सकता है, तो उसने उसे कैद कर लिया। फिर उसने उस हाफलिंग को मेडलाइन की तस्वीर दिखाई और वो बिल्कुल मेडलाइन जैसी बन गई। मीना गहरी सांस लेकर कहती है, मैंने मेडलाइन को यहाँ बुलाया है। जब वो आएगी हमें उसे पकड़कर वापस जंगल में छोड़ना होगा। इतने में एक कार आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है और उसमें से जो लड़की बाहर निकलती है उसे देखते ही मीना के होश उड़ जाते हैं। जैसे ही मीना पीछे मुड़कर देखती है तो वह चौंक जाती है, क्योंकि सामने कियारा बैठी होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक मेडलाइन कियारा के हस्बैंड का रूप धारण करके उसे बेहोश कर देती है और सीधा मीना की तरफ बढ़ती है। वह धीरे से कहती है, मैं बाकी सारी फेरीज से अलग थी, इसीलिए कोई मुझे पसंद नहीं करता था। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और तभी प्रोफेसर ने मुझे पकड़ लिया। उसने वादा किया था कि वह मुझे यहां से आजाद करेगा, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे मारने की कोशिश की। तुम इंसान, तुम सब एक जैसे हो, धोखेबाज, भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं। इतना कहते ही उसकी आंखों में नफरत भर जाती है। वह मीना के पास झुककर फुसफुसाती है, अब जबकि तुम मेरे सच को जान चुकी हो, मैं तुम्हें भी मार दूंगी। तुम्हारी शक्ल ओढ़कर इंसानों के बीच रहूंगी। अगले ही पल मेडलाइन मीना का रूप ले लेती है और उसका गला घोंटने लगती है। लेकिन मीना घुटते घुटते कहती है, क्या तुम्हें पता है कि तुम आधी इंसान और आधी फेरी हो? क्या प्रोफेसर ने तुम्हें ये कभी नहीं बताया कि तुम धूप में बाहर क्यों जा सकती हो? तुम्हारे जैसे और भी कई फेरीज हैं जो इंसानों के बीच रह रही हैं। ये सुनते ही मेडलाइन का चेहरा बदलने लगता है। उसके असली रूप की झलक दिखने लगती है।
उसके पंख निकल आते हैं और चीखते हुए वह वहां से उड़कर चली जाती है। इसके बाद दृश्य बदलता है। हम देखते हैं कि मीना अपने घर में अपनी बहन के साथ बैठी है और उसे पूरी घटना बता रही है। वह कहती है, मुझे डर लग रहा है, कहीं वो फेरी अभी भी हमारा पीछा तो नहीं कर रही। उसकी बहन उसे समझाने की कोशिश करती है। बाहर एक छोटी सी बच्ची खड़ी होती है। धीरे धीरे उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आती है। असल में वह बच्ची कोई और नहीं बल्कि मेडलाइन होती है, जिसने अब इंसानों के बीच जीने के लिए एक नए रूप को चुन लिया था। और इसी डर और रहस्य के साथ कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।